उन्मेष क्लास 6 चैप्टर 2 गुलेल बाज लड़का। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह एक ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चों चों सुनाई देती और घोंसले में से तिनके टूट टूट कर हवा में चितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसले में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैने का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंखे और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निराह जानवरों को तंग ना किया करो। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारो। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज पर घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुँचे तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों की बीट। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली और बड़े चाव से छत के नीचे मैने के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतीर पर गुटर गु करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसलों में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही नन्ही चोंच झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए होंगे, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल न चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फुर की आवाज़ निकली और उसके बाद जोर की टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा टीन की छत पर जाकर लगा। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ सहतीर से लगा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में से एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला तो पेड़ों पर बनाती है। यह मैने का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चों चों की ऊंची आवाज़ आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर सहतीर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगी। मैं चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला।
अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। जरूर यह आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती होगी। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना के घोंसले को नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छोड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूमने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डरकर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे सुनकर बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम की दूसरी तहसीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया और उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जाकर खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठी मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा, फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला। बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न ही जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब को देखते रहे थे। धन्यवाद। यह कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है।